चलिए दोस्तों, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं रेस IAS एकेडमी लालपुर रांची के द्वारा प्रतिदिन का समसामयिकी घटनाक्रम का महत्वपूर्ण लेखा जोखा। और ये प्रतिदिन हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और अधिक से अधिक सही दिशा में ले जा सकें और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको सही तरह से आप टैकल कर सकें, उसको अटेम्प्ट कर सकें और उस सही उत्तर उसका दे सकें। तो हमारा प्रयास यही है कि आप तक प्रतिदिन का हमारा रोजाना का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह आप तक पहुंचे और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए देखते हैं कि आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें जोसेफ तसाई को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब नाम से यह पता चलता है कि कोई विदेशी व्यक्ति है और किसी विदेशी कंपनी का ही चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो यह कौन है और किस कंपनी के बने हैं, तो चलिए हम आगे स्लाइड में देखते हैं। Alibaba's executive vice president and co-founder Joseph Tsai has been appointed chairman. Joseph Tsai will replace Daniel Zhang as chairman. Eddie Wu, chairman of e-commerce unit Taobao and Tmall Group, will replace Zhang as chief executive officer of Alibaba. Both appointments will be effective in September and Zhang will continue as chairman and CEO of Alibaba's cloud unit. अलीबाबा के कार्यकारी उपाध्यक्ष और सह संस्थापक जोसेफ तसाई को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जोसेफ तसाई चेयरमैन के रूप में डैनियल झांग का स्थान लेंगे। ई कॉमर्स इकाई ताओबाओ और टमॉल ग्रुप के अध्यक्ष एडी वू अलीबाबा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में झांग का स्थान लेंगे। सितंबर में दोनों नियुक्तियां प्रभावी होंगी और झांग अलीबाबा की क्लाउड यूनिट के चेयरमैन और CEO के रूप में काम करते रहेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण आज का घटनाक्रम है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। अब यह सख्त कदम किस क्षेत्र में उठाया जा रहा है तो देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has taken a strict step against 3 big banks for violation of rules. The central bank has imposed heavy fine on these banks under this. The 3 banks that have been fined by the RBI include Jammu and Kashmir Bank, Bank of Maharashtra and Axis Bank. A monetary penalty of rupees 2.5 crore has been imposed on Jammu and Kashmir Bank for non-compliance of certain direction issued by the Reserve Bank of India. तो भारतीय बैंक रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन को लेकर 3 बड़े बैंकों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया। केंद्रीय बैंक ने इसके तहत इन बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। RBI ने जिन 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें जम्मू और कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक का नाम शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अगला जो मुख्य घटनाक्रम है उसमें बूस्टर वैक्सीन की शुरुआत की गई है देश में। और आप जानते हैं कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण खोए हैं और हमारे सरकार द्वारा जो वैक्सीन कोविड वैक्सीन दी गई उसके कारण अनेकानेक लोगों की जान बची और उनमें क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ और अधिक क्षमता लोगों में विकसित करने के लिए अब बूस्टर वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन to combat Omicron variant of COVID.
A few days ago, this vaccine was approved for emergency use by the Drug Controller General of India. Gemcovac Om is the first booster vaccine against COVID-19 developed by Geneva using indigenous technology, according to a statement. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन की शुरुआत की है। कुछ दिन पहले इस वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। एक बयान के अनुसार जेमकोवैक ओम कोविड-19 के खिलाफ पहला बूस्टर टीका है, जिसे जेनेवा द्वारा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके विकसित किया गया है। तो कोविड से लड़ने का यह एक महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा फैसला है। अगला आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया गया। अब यह भारत इन पेरिस अभियान किस मामले में शुरू किया गया है, किस खेल को लेकर के है या दूसरे कुछ को लेकर के है, तो चलिए देखते हैं। द इंडिया इन पेरिस कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. Its main objective is to spread awareness and promote sports across India before the Paris Olympic Games. The 2024 Olympics will be held in Paris, France from July 26 to August 11. The name of the Paris Olympics 2024 mascot is the Olympic Fridge. तो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में जागरूकता फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना है। 2024 ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है। तो इस पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या होगा, इसका भी आपको इसमें जानकारी दे दिया गया है। इसका नाम ओलंपिक फ्रीज है और यह जो ओलंपिक है वह 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा, तो वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो आप इसके बारे में जरूर से जरूर याद रखिएगा। और यह इस वर्ष के भी कई सारे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अगला ओलंपिक खेल का आयोजन किस महाद्वीप में या किस देश में और उस देश के किस भूभाग में किया जाना है, उसकी किस शहर में किया जाना है। अगला जो प्रश्न है, घटनाक्रम है, उसके तहत पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए। किस व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया गया, चलिए देखते हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स साइंड ए म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। बाय साइनिंग द एग्रीमेंट, इंडिया एंड यूएई will streamline and speed up customs procedures. This will help in reducing the administrative burden and cost for the authorized businesses. This will reduce clearance time and increase efficiency in cross-border trade. The agreement will promote cooperation between India and UAE and support the development of bilateral trade. तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए एक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत और यूएई सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और तेज करेंगे। यह अधिकृत व्यवसायों के लिए प्रशासनिक बोझ और लागत को कम करने में मदद करेगा। इससे क्लियरेंस का समय कम हो जाएगा और सीमा पार व्यापार में दक्षता बढ़ेगी। यह समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और द्विपक्षीय व्यापार के विकास का समर्थन करेगा। अगला जो घटनाक्रम है उसके तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यह क्या अनुबंध है, तो द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 एयर इंडिपेंडेंट propulsion system modules for Kalwadi class submarines of the Indian Navy. The AIP module enhance the
endurance of conventional submarine and is an exclusive technology that only a few countries have. तो भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मॉड्यूल की प्राप्ति के लिए इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। AIP मॉड्यूल पारंपरिक पनडुब्बियों की सहन शक्ति को बढ़ाता है और यह एक विशेष तकनीक है जो केवल कुछ ही देशों के पास है। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसमें उमेश कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चलिए देखते हैं। उमेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अर्लियर द नेम ऑफ जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वाज प्रपोज्ड बाय द आप गवर्नमेंट। उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव का नाम आप सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इन्हें नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि उमेश कुमार को वहां जो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण आज का घटनाक्रम है उसमें आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइंड द आर्टेमिस एग्रीमेंट टू मेक इंडिया ए global space power. The National Aeronautics and Space Administration and the Indian Space Research Organization have also agreed to launch a joint mission to the International Space Station in 2024. By signing the Artemis Agreement, India can collaborate with the US on future moon mission. It will also enable sharing of knowledge and expertise. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर भी सहमत हुए। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत भविष्य के चंद्रमा मिशनों में अमेरिका के साथ सहयोग कर सकता है। यह ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने में भी सक्षम बनाएगा। तो आर्टेमिस समझौता मेनली हमारे इसरो और नासा के बीच, जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है, इन दोनों के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए हैं और इसमें हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर, जो कुछ संगठनों के द्वारा रहने योग्य उत्तम शहर के लिए जो मेन आपके इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया हैं उसमें जो विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है, तो उसमें उन सारे पहलुओं पर जो सबसे अधिक अंक लेकर के आते हैं उन्हें उत्तम शहर घोषित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं विश्व में कौन सा शहर को उत्तम घोषित किया गया है रहने योग्य। तो वियना, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, इज द बेस्ट सिटी टू लिव इन दिस ईयर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हैज लीड ए डाटा कॉल्ड ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 which mention the best and worst city to live in. The report attributes Vienna's success to an exceptional combination of stability, rich culture and entertainment, reliable infrastructure, exemplary education and healthcare. The city has consistently held this position in recent years. तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 नामक एक डेटा जारी किया है जिसमें रहने योग्य सबसे उत्तम और सबसे खराब शहरों का जिक्र है। रिपोर्ट वियना की सफलता का श्रेय स्थिरता, समृद्ध संस्कृति और मनोरंजन, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, अनुकरणीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के असाधारण संयोजन को देती है।
शहर ने हाल के वर्षों में लगातार इस स्थान पर कब्जा किया है। यानी यहाँ शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और सभी तरह की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं काफी जो है रिलायबल कॉस्ट पर उपलब्ध है। अगला जो आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम के बारे में है। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव entered into a partnership to develop an indigenous air independence propulsion system for submarines in the Indian Navy. Under this collaboration, 2 AIP system modules are being developed for Calvary class submarines. The purpose of these modules, which are fuel cell based energy modules, is to generate इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन एज नीड। तो लार्सन एंड टूब्रो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम बनाने के लिए एक साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 2 AIP सिस्टम मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। ईंधन सेल आधारित ऊर्जा मॉड्यूल वाले इन मॉड्यूल का उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना और आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो ये था आज का महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आशा है कि आप इस घटनाक्रम को सुनकर, देखकर काफी लाभान्वित होंगे और आने वाले परीक्षाओं में आप काफी इससे बेहतर कर पाएंगे, आप अपने प्रश्नों का सटीक उत्तर दे पाएंगे। तो आज के साथ अब हमें इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। जय हिंद।